फ्रेंड्स, अब छह एप्लीकेशन हम लोग गॉस लॉ का देख लिए थे। आई होप कि आप लोग सब प्रैक्टिस कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब एप्लीकेशन 7, एप्लीकेशन 7। अब ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी पेज 69 में, मतलब सेकेंड चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन अभी जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रीड करना चाहें तो एनसीईआरटी पेज याद कीजिए, एक बार बोले थे कि पेज 68 भी पढ़ लीजिए। 68, 69 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, जो बाद में दोबारा फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, जैसे कंडक्टर में क्या बोले थे कि कंडक्टर के चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है, एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के भीतर अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है। तो अब देखिए एप्लीकेशन 7 हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point just above a charged conductor. Electric field at a point just above a charged conductor. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं कि एक ऐसे इर्रेगुलर कंडक्टर है, मतलब स्फेरिकल भी हो सकता है, अभी जनरल बना दिया गया कि इर्रेगुलर कंडक्टर ले लिया गया। अब इर्रेगुलर कंडक्टर है तो, और इसके ऊपर सब तरफ सरफेस पे इमेजिन कीजिए कि चार्ज है, और चार्ज यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि इर्रेगुलर है। जैसे स्फेयर रहता था तो स्फेयर रहता तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन एकदम स्फेरिकल सरफेस था। अब इर्रेगुलर शेप है तो कहीं ज्यादा चार्ज कहीं कम चार्ज। चलिए ऐसे कहीं चार्ज पूरे सरफेस पे इमेजिन कीजिए, ऐसा नहीं होगा, 3D में मन में इमेजिन कीजिए कि पूरे सरफेस पे चार्ज है कंडक्टर के, और बताए थे कि एक्सेस चार्ज, लाइन एकदम याद रखिएगा, एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों? ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन, सब एक दूसरा को रिपेल करके सरफेस पे आ जाता है कंडक्टर में। ये बात बता चुके लास्ट वीडियो में। अब कंडक्टर के अंदर अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो जीरो, ये भी बात हम बता चुके हैं बहुत बार कि कंडक्टर का के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। अब क्वेश्चन है कि सरफेस से जस्ट ऊपर एक पॉइंट है P, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, एकदम नियर द सरफेस मतलब, और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में आ चुका है, तो इस पे ध्यान दें। अब गॉस लॉ के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए क्या करता है आपका एनसीईआरटी, एक शॉर्ट सिलेंडर बनाता है, शॉर्ट सिलेंडर, और वो शॉर्ट सिलेंडर का कुछ पोर्शन ऐसे रहेगा। शॉर्ट सिलेंडर, मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे कंडक्टर है, उस शॉर्ट सिलेंडर का कुछ पार्ट बाहर है, कुछ पार्ट भीतर है, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सिलेंडर पहले एक डॉट डॉट करके बनाते हैं, और ये सरफेस पे, चलिए छोटा सा सिलेंडर, और याद रखिएगा ये जो हम पहले गोला काटे ये वाला, ये समझिए सरफेस पे, सरफेस पे, और फिर सिलेंडर ऐसे गया, अंदर से निकल गया, ऐसे इमेजिन करना है 3D में। तो क्या बोल रहा है भाई एनसीईआरटी आपका, टू फाइंड
the electric field at a point just above, ठीक है, at a point just above the surface of conductor, the surface of conductor, a short cylinder is taken as Gaussian surface. We draw a short cylinder as Gaussian. गॉसियन सरफेस कैसा होता था? क्लोज सरफेस, और यहाँ क्लोज सरफेस क्या है? सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर। तो और फिर बोल रहा है लेट ds be area of cross section, area of cross section of cylinder, cross section of सिलेंडर, और हाइट जो सिलेंडर का होगा नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि शॉर्ट सिलेंडर तो हाइट एकदम कम कम है। क्लियर? ये हो गया हम लोग का बात। अब जैसे हम पूछे कुछ बात, सब कोई जान रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, डायरेक्शन, बताइए क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे एरिया काटे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताए थे प्रॉपर्टी में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये प्रॉपर्टी में बताए थे, प्रॉपर्टीज, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये सरफेस है तो इसके जस्ट एकदम परपेंडिकुलर जाएगा, और ये जो ऊपर वाला प्लेन सरफेस है सिलेंडर का, जो ये प्लेन सरफेस है, सब जानता है कि एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल होता है। और अभी हम इस छोटे से एरिया को ds माने और लिख दीजिए। क्लियर? अंदर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए? जीरो। और अगर हम पूछे कि ये जो सरफेस है इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाई एरिया, याद है ना? Q बाई A, या छोटा सा के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं dq बाई ds। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम लोग पता करेंगे अगर कितना चार्ज है इस गोला में, इस छोटा सा गोला में, ये सिलेंडर क्या, ये जो सरफेस पे गोला बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। सिग्मा ds, और फिर एक बार रीड भी कर लीजिएगा पेज नंबर 69। ठीक है? तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड इन शॉर्ट सिलेंडर, या गॉसियन सरफेस डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन गॉसियन सरफेस। तो कितना चार्ज भाई? ये पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? तो वही चार्ज होगा जो इस गोला पे होगा। ठीक है? और इस गोला का एरिया हम क्या माने थे? ds, क्योंकि ये अगर ds है तो ये भी ds, ये भी ds सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dq, आपका हो गया या q in, जो अंदर का चार्ज हो गया, q in लिखते थे ना, सिग्मा ds
ठीक है, सिग्मा ds। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले रहे हैं, मॉड लगा सकते हैं एनसीईआरटी की तरह। तो ठीक है, चलिए, मतलब नेगेटिव भी हो सकता था। अगर बताइए ना, ई अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्ड हो जाता ना। ये तो पॉजिटिव चार्ज था तब ना अवे बना है। अगर इस पूरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता तो कहाँ बनाते, टूवर्ड्स। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिए। अब फ्रॉम गॉस लॉ, दो स्टेप में बन जाता है फ्रॉम गॉस लॉ। चलिए, गॉस लॉ क्या बोलता है, बोलिए, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे तो आरएचएस आपको दिख रहा है, क्यू इन कितना हो गया पूरे सिलेंडर के भीतर, कितना चार्ज है, तो सिग्मा डीएस समझ में आ रहा होगा, बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी इजी। और ई डॉट डी एस अभी करते करते बहुत बार कर दिए, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो बताइए, सिर्फ ई डी एस होगा। अब अपना सोचिए कैसे। ई ए कॉस थीटा बताए थे, यहाँ पे ई और डी एस में 0 डिग्री बन रहा है। ई डी एस कॉस जीरो वन, तो यही ना हो गया। अंदर वाला सरफेस को देखेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कर्व सरफेस का ऐसे 90। डिग्री कॉस 90 0। तो ये हम लोग बहुत बार देख लिए, 3 दिन से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे परपेंडिकुलर होगा और कर्व सरफेस का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और कर्व सरफेस का एरिया ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स होगा, 0। और ऊपर वाले प्लेन सरफेस से इतना होगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अंदर वाला तो देखना नहीं है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से हम लोग का डीएस कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद कर लीजिए कि जस्ट एवव मतलब
एक पॉइंट है जस्ट एबव द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो जस्ट एबव मतलब कि एकदम यहाँ पे, एकदम यहाँ है तो यहाँ पॉइंट, यहाँ है तो यहाँ पॉइंट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो बोलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, उसके ऊपर, जस्ट ऊपर किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो ऐसे जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, तो यहाँ का जो चार्ज डेंसिटी है इस एरिया का, इस एरिया का, मान लीजिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो जाएगा एकदम परपेंडिकुलर, कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर, एक ही बात बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, तो यहाँ का चार्ज डेंसिटी, यहाँ का, यहाँ सिग्मा क्या था, यहाँ का चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, सिग्मा 1 लिख देंगे, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 था, तो सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इररेगुलर है, और इररेगुलर में हर तरफ अलग अलग चार्ज डेंसिटी हो सकता है, क्योंकि इररेगुलर यूनिफॉर्म रहेगा। अगर एकदम स्फेरिकल रहता, स्फेरिकल रहता तो सब जगह चार्ज डेंसिटी सेम रहता, आप कहीं बोल सकते हैं इस पॉइंट पे तो आउटवर्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे तो आउटवर्ड अवे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें सिग्मा यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन इररेगुलर में सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं होता। ये भी दिमाग में रखिएगा, जो कि बाद में जानना है, लेकिन अभी भी जानना जरूरी है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट एबव अ चार्ज्ड कंडक्टर। इसको भी जल्दी से नोट कीजिए, 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में बहुत आता है। चलिए ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन 7, तो गॉस लॉ का देखिए, अगर बोर्ड ऐसे आप सब पढ़ लीजिएगा, जितना एप्लीकेशन बताए सब अच्छा से कर लीजिएगा, सातों एप्लीकेशन। कुछ टाइम नहीं लगेगा, शुरू में आपको टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन एक बार समझ लेंगे ना तो 2-2 मिनट में रिवीजन होगा। अगर अच्छा से फेयर कॉपी बनाते हैं और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो तुरंत रिवीजन होगा। चलिए फिगर वगैरह सब नीट बनाइएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ, ध्यान देना, कैविटी ऐसे ही लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी इन कंडक्टर। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी इन कंडक्टर, जैसे कि बस सीखने के लिए, अब चैप्टर समझिए खत्म हो गया, अभी कुछ टॉपिक भी देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे, कुछ एडिशनल टॉपिक्स देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी इन कंडक्टर, जैसे हम पूछे कि एक कंडक्टर है, चलिए अंदर सोचिए एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सब चीज़ कंडक्टर का बात हो रहा है अभी। सॉलिड कंडक्टर है, एल्युमिनियम है, कोई गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी, ठीक है। अब इसमें नेट चार्ज क्या है अभी, 0, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, नेट चार्ज 0 है। अब एक्सेस चार्ज मतलब कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज हम लाए और रख दिए ऐसे, जस्ट इमेजिन क्यू। तो इमेजिन कीजिए आंख बंद करके कि एक सॉलिड कंडक्टर है और एक्स्ट्रा चार्ज हम लाए और कंडक्टर के अंदर सॉलिड पे रख दिए, छटाक से क्या होगा, सारा चार्ज एक दूसरा को रिपेल करेगा, क्योंकि हम क्या बताए थे आपको लास्ट क्लास में भी, कंडक्टर में सब चार्ज एक दूसरे, कंडक्टर में मोशन होता है चार्ज का ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सारा चार्ज भागते दौड़ते सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो भी सब माइनस माइनस हो जाता है एकदम, अभी पॉजिटिव चार्ज रखे तो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
तो ये बात हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं कि अगर चार्ज अंदर भी रखते हैं तो भागते हैं एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो बाहर से हम लोग ला के रख रहे हैं, तो वो सरफेस पे आ जाता है। चलिए, ये तो बात आपको पता था, आप सोचते मैंने बार बार क्यों बोल रहे हैं सर। तो कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे होता है। और अच्छा, एक और बात, कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि सोचिए ना, बताने के लिए तो बहुत बात है और आप भी सोच सकते हैं जैसे चार्ज सारा सरफेस पे आ गया, तो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो आप ऐसे ही ना बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज से जा रहा है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव चार्ज से निकल के जा रहा है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यही ना कॉन्सेप्ट दिए थे। अब बताइए, अब कॉमन सेंस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकल के इन्फिनिटी तक जाता है पॉजिटिव चार्ज के केस में। तो यहाँ पे अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जीरो। तो ऐसे भी आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि कंडक्टर, क्योंकि सारा चार्ज आपस में रिपेल करके सरफेस पे आ जाता है, तो कंडक्टर के भीतर चार्ज भी जीरो, एक्सेस चार्ज भी जीरो। चार्ज नहीं बोलना चाहिए, एक्सेस चार्ज बोलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो होवे करेगा। नेट चार्ज ना जीरो है कंडक्टर के भीतर, या एक्सेस चार्ज जीरो है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अंदर का एक्सेस चार्ज क्यू इन या नेट चार्ज भी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। और फिगर भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो बहुत बार बताया हुआ है, पर फिर से इसको हम रिपीट कर दिए ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई वो भूले नहीं भाई। अब मान लीजिए कैविटी है, कंडक्टर है और यहाँ कैविटी है। अब कैविटी क्या हुआ? कैविटी का मतलब कि अंदर एम्प्टी है, खोखला है, बाहर से नहीं दिखेगा। जैसे कि फुटबॉल, अब फुटबॉल आप देखिएगा तो अंदर एक बड़ा सा कैविटी है, अंदर से खोखला है, एम्प्टी है, बाहर से आपको थोड़ी दिखेगा कोई भी बॉल में। समझ में आ रहा होगा? तो उसी तरह से अंदर है, अब बाहर से दिखेगा नहीं, ऐसे बनाया जाता है। ये जस्ट आपको मन में इमेजिन करना है कि बाहर से एकदम स्फीयर है, लेकिन अंदर कहीं खोखला है, खोखला है, कैविटी है। तो ये हो गया कैविटी, ठीक है, कैविटी बोलते हैं इसको। अब मटेरियल को इस तरह से, ब्लू कलर का मटेरियल को इस तरह से पेंट करते हैं। ये मटेरियल है कंडक्टर का, मटेरियल समझ गए? और ये कैविटी अंदर खोखला और मटेरियल, मन में सोचिएगा। अब अगर हम चार्ज को यहाँ मटेरियल में क्यू चार्ज को रख दे, बताइए क्या होगा? फिर वही होगा, क्योंकि हम मटेरियल में रखे हैं, सारा चार्ज भागते दौड़ते, बताइए कहाँ से आ जाएगा? सरफेस पे। कैविटी अपना जस का तस, और ये जो प्लस क्यू चार्ज था, क्योंकि हम मटेरियल पे रखे थे, फिर से मूवमेंट के कारण रिपेल करके सारा सरफेस पे आ जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, कैविटी का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा ऊपर बताओ, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताइएगा, अब ये कैविटी है, चलिए अच्छा से देखिए। अब ये आपका पूरा क्या है? कैविटी, मतलब अंदर खोखला, एम्प्टी। ये समझिए एक हॉलो स्फीयर बना है जिसका थिकनेस है, और ये मटेरियल है। मटेरियल समझ गए ना, मतलब इतना में एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है, और ये आपको मन में देखना पड़ेगा। फिर से आंख बंद करके सोचिए कि बाहर से एकदम स्फीयर है दिखेगा, लेकिन अंदर एक खोखला होगा, अब बीच में मटेरियल होगा। 3D में सोचिए मन में। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज हम रख दिए एकदम सेंटर पे, जो कि टच नहीं कर रहा है स्फीयर को, और ये चार्ज क्यू है। बात को आप समझिएगा। जैसे एनसीईआरटी बोल रहा है कि एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 27 नंबर होगा या 28 होगा, देखिएगा एक्सरसाइज में, मेरे पास बुक है यहाँ पे, 28 नंबर। तो एनसीईआरटी का ये 28 नंबर का सवाल है, एडिशनल सवाल है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि एक छोटा सा कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, और वो टच नहीं कर रहा है, इंसुलेटेड है यहाँ, ठीक है। तो ये कैविटी है, फ्री स्पेस है समझिए, और ये चार्ज क्यू सेंटर पे। इमेजिन कीजिए, अब मटेरियल में चार्ज क्यू नहीं है, अब बीच में चार्ज क्यू है, और ऐसे आप बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले सोचिएगा फिर क्या होगा?
यहाँ इंडक्शन होगा। इंडक्शन पढ़ाए थे ना, इंडक्शन का रिवीजन भी कराए थे कि इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, चार्ज का सेपरेशन। एक बार ऐसे बताए थे सवाल किया, चार्ज क्यों है, हाल फिलहाल बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, और यहाँ पे कंडक्टर है, चार्ज क्यों है और यहाँ कंडक्टर है। अब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये पॉजिटिव इसके अंदर के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ चार्ज का तलाक हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो गया कि यहाँ माइनस क्यू आ जाता है और यहाँ प्लस क्यू आ जाता है। ये बताए थे ना कि चार्ज इंडक्शन होता है इसको। तो अब सोचिए इस चार्ज क्यू, ये जो चार्ज क्यू है ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ माइनस आने लगेगा। उसी तरह से सेम है, ये जो क्यू है माइनस को अपनी ओर बुलाएगा, अब प्लस को दूर फेंकेगा, एकदम सेम चीज है, खाली फिगर थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, कितना माइनस, माइनस क्यू, और प्लस आ गया सरफेस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव को रिपेल करके फेंक दिया बाहर, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन। अब ये पॉजिटिव यहाँ बना दिए, कितना बना दिए, क्यू। तो देख लीजिए कैसे, उसी में हम समझा कि अगर सेंटर पे चार्ज क्यू रखा जाए तो इधर इंडक्शन हो गया और माइनस क्यू आ गया यहाँ इनर सरफेस पे, ठीक है, और आउटर सरफेस पे आ गया प्लस क्यू। तो इनर सरफेस पे आपका आ गया माइनस क्यू ड्यू टू इंडक्शन, और आउटर सरफेस पे आ गया आपका प्लस क्यू ड्यू टू इंडक्शन। यही अगर हम ऐसे पूछते हैं कि ये कंडक्टर है और यहाँ पे इसकी फ्री स्पेस है, पूरा कैविटी है, पूरा कैविटी, और यहाँ पे बीचों बीच जो कंडक्टर को छू नहीं रहा है, मटेरियल को छू नहीं रहा है, एक पॉइंट चार्ज रखते हैं माइनस क्यू। आगे का बोले आप कर लीजिए काम, तो क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है और ये मटेरियल है, बताए थे ना ये मटेरियल ऐसे बनाता है एनसीईआरटी, ऐसे पेंट कर दो कि मटेरियल है ये। अब मन में देखो, अब हम बोलेंगे आगे का काम कर दो, एकदम कर दोगे तुम, क्योंकि अब फिर अब क्या होगा, इंडक्शन होगा, तो माइनस क्यू, ये माइनस क्यू प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस क्यू आ गया इनर सरफेस पे, और बाहर नेगेटिव को रिपेल कर देगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और माइनस क्यू आ जाएगा, बताइए कहाँ, सरफेस पे। क्लियर। अब आप लोग एक हमको सवाल बताइए, इसको आप पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जस्ट कॉन्सेप्ट है। अब इस पे सवाल क्या आएगा भाई, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग एक फिल अप द ब्लैंक्स बनाने के लिए रेडी रहिए सब, जैसा ही सवाल पूछेंगे वीडियो को पॉज करके हम खुद रुक जाएंगे, आप बताइएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन है, हॉलो कंडक्टर जिसमें ये मटेरियल है, अब बहुत बार बोल दिए, चलिए ऐसे भी कोचिंग में आते हैं तो बार बार बोलते हैं। चलिए अब ये हो गया आपका मटेरियल, ठीक है। अब इसमें यहां पर रख दिया पॉइंट चार्ज जो कि टच नहीं कर रहा है, 2q, देख लीजिए 2q 2 और मटेरियल में रख दिया 3q, ठीक है, यहां पे रख दिया 2q, मटेरियल में रख दिया 3q, दो को चार्ज रखा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 दोनों मिला के फिल अप द ब्लैंक्स है। अब क्वेश्चन है, आपको बताना है चार्ज ऑन इनर सरफेस इज डैश एंड चार्ज ऑन
आउटर सरफेस इज डैश, फिल अप द ब्लैंक्स। चलिए वीडियो पॉज करिए और सोचिए जल्दी। पहले बताइए क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 से जो मटेरियल में चार्ज है वो तो भागते दौड़ते तुरंत कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। तो ये जो 3Q है धड़ाक से आपका सरफेस पे आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो अभी बताएं, एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो 3Q तो भागते दौड़ते क्योंकि मटेरियल में रखा गया था, सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो सेंटर पे था वो इंडक्शन करेगा। अभी ना बताएं दोस्त, जो सेंटर पे वो इंडक्शन करेगा क्योंकि ये टच नहीं कर रहे हैं मटेरियल में, नहीं तो भाग कैसे जाएगा यार, उड़ के भाग जाएगा मटेरियल। वाला तो ठीक है फ्लो करेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन जो फ्री स्पेस में वो जस्ट के तस रहेगा। जैसे ये 2Q तो जस्ट के तस रहेगा, यहाँ पे ये Q जस्ट के तस है, ये माइनस Q जस्ट के तस है, लेकिन ये इंडक्शन करा देगा। और इंडक्शन करा देगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंदर पे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो -2Q। यहाँ पे आंसर आपको बताइए क्या हो जाएगा, -2Q। और फिर पॉजिटिव को रिपेल करेगा और फिर एक 2Q आ जाएगा, समझ रहे होंगे। तो यहाँ -2Q + 2Q ये इस कॉन्सेप्ट से आया, और ये वाला जो 3Q भागा सेकंड कॉन्सेप्ट से। तो अब बताइए सरफेस पर 3Q भाग ही गया और इंडक्शन के कारण फिर 2Q आ गया, तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा 5Q। तो देख लीजिए कितना बच्चा सोच लिए थे, ठीक है। तो आंसर हो गया -2Q और 5Q। क्लियर। एक बात और बताते, बहुत सुंदर, बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में एक बार यही क्वेश्चन आया, अब बोला ना कि इसका रेडियस R1 है, ठीक है, और इसका रेडियस R2 है। रेडियस दे देगा R1 R2 या A B, कभी कभी रेडियस A बोलता है कि इसका A है और इसका क्या है B है। अब इस फिगर दे दिया, अब बोल दिया कि कंडक्टर है भाई, आई कैविटी है, आई कंडक्टर, ये सब बोल दिया। ये भी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम है। अब बोलेगा इनर सरफेस और आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी लिख के दिखाइए। बहुत फेमस सवाल है, खूब आता है बोर्ड एग्जाम में। इनर सरफेस का और आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी लिख के दिखाओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए अगर आपको दिमाग है तो इनर सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई एरिया, यही ना होता है। अब बताइए चार्ज इनर सरफेस पे चार्ज कितना, -2Q, और उसका सरफेस एरिया इनर सरफेस का कितना होगा, 4πr²। R1 लिख दिए, ये आंसर हो गया। ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ये पूछता है ऐसा सवाल। अब ये तो एकदम बोर्ड पैटर्न है भाई, बोर्ड पैटर्न। अब आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस के लिए भी चार्ज बाई एरिया, तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है 5Q, और सरफेस एरिया उसका कितना हो जाएगा 4πr²। लेकिन R की जगह क्या कर देंगे R2, आउटर सरफेस का रेडियस R2 है, इनर सरफेस का रेडियस R1 था। तो ये बहुत, यही सब बोर्ड पैटर्न है आपका। इस तरह का लगातार सवाल बहुत बार आ चुका है। आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। तो अगर मटेरियल में चार्ज रखेंगे तो भागते दौड़ते सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो जस्ट के तस रहेगा और इंडक्शन करा देगा। इंडक्शन पहले बताया हुआ चार्ज का सेपरेशन, और इंडक्शन कंडक्टर में बताया हुआ चार्ज का सेपरेशन। तो इसको भी अच्छा से एकदम नोट करिए, फिर से इसको रिकॉल कीजिए, बहुत अच्छा से समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब कोई बहुत कठिन थोड़ी है यार, कोई रॉकेट साइंस है, नोट करो अच्छा से, एक बार समझ गए हो गया। शुरू में देखो नया चीज है तो लग सकता है कि ओ नया बात है ये सब,
लेकिन एक बार जान जाओगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार बस कॉपी लेके नोट करते हो, हाथ में पेन होना चाहिए, पेन और कॉपी लो, नोट करते जाओ एकदम अच्छा से, तो कोई कष्ट नहीं होगा। सब चीज का कारण बताया जा रहा है, सब चीज का रीजन होता है। कैसे से होता है। चलिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और बताते हैं जो चीज काम आएगा, कॉम्पिटिटिव चीज है। ऐसे ये डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को चैप्टर 2 ही में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, लेकिन थोड़ा सा जानो, बहुत मजा आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इस टॉपिक को जब पढ़ा देंगे ना, तो जो बच्चे एच.सी. वर्मा से सवाल बनाते हैं, एच.सी. वर्मा में गॉस लॉ एक अलग चैप्टर ही है और उसमें मात्र 24 प्रॉब्लम्स है, मतलब उस चैप्टर में 24 सवाल है। जो बच्चे एच.सी. वर्मा बनाते हैं चाहेंगे तो 24 बन जाएगा, 23, 24 इसी पे बन जाएगा। सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब बनते चला जाएगा 24 तक। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। चलिए, कंडक्टिंग प्लेट्स का दो सरफेस है, बताए थे ना लास्ट क्लास में। अभी देखिए बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। अब आइए इसको देखते हैं, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है। अब पहले एक बार इसमें लिख दे क्या है भाई, द चार्जेस ऑन एक्सट्रीम outermost surfaces are, समझा रहे पहले लिखते रहिएगा, are equal and is sum of all charges divided by 2। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा, द फेसिंग surfaces has equal and opposite charges। अब देखिए बहुत बहुत लिख दिए। अब देखिए मजा है, अगर हम आपको बोले एग्जाम्पल, दो सरफेस है, इस पे ध्यान दीजिएगा 4Q चार्ज है और इस पे 2Q चार्ज है, और ये भी कंडक्टिंग प्लेट है आपका, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे 4Q दिया हुआ है पहले और इस पे 2Q दिया हुआ है, दोनों को सामने लाके रख दिया गया। अब यहाँ टोटल कितना बच्चा देख पा रहा है, 4 सरफेस हो जाएगा ना। जैसे इस प्लेट का तो इधर वाला सरफेस, इधर वाला, फिर इस प्लेट का भी इधर वाला, इधर वाला, तो ये दोनों जो सरफेस है इधर वाला उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट, एक्सट्रीम आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, जैसे ये हाथ है तो इधर का और इधर का आउटर मोस्ट हो जाएगा, और ये दोनों जो आमने सामने है इनर फेसिंग सरफेस। देखे होंगे कहीं लिखे फेसिंग सरफेस, जो कि इनर फेसिंग सरफेस है, द इनर फेसिंग सरफेस, इनर माने अंदर का। ठीक है, अब चारों सरफेस पे आपको चार्ज बताना है, बहुत आसान। आप क्या कीजिए, सारा चार्ज को पहले जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल चार्जेस 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका चार्ज हो जाएगा एक्सट्रीम आउटर मोस्ट पे। देखिए 4 और 2 6, पहले 4 को और 2 को जोड़िए,
तो कितना आया 6, और उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो बताइए कितना आया 3। तो यही 3Q और 3Q आपका एकदम इक्वल होता है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और दोनों 3Q हो जाएगा। तो द चार्जेस ऑन एक्सट्रीम आउटर मोस्ट सर्फेसेस आर इक्वल, और वो कितना होता है भाई, तो सारा चार्ज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3Q हो गया। अब थोड़ा यूज कीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 4Q है, यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 4Q है और ये 3Q है, तो ये Q होना चाहिए। अरे भैया ये तो आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, तो अगर इस पे पहले 4Q था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बाद में भी 4Q होना चाहिए। तो 3Q तो आ चुका है, तो अब कितना और होगा कि 4Q होगा, तो 3Q प्लस Q 4Q। और अभी इसको हम नहीं भी देखें तो इनर जो फेसिंग सरफेसेस हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो अगर इधर माइनस Q है तो इधर माइनस Q होगा, तो अगर इधर Q है तो इधर क्या होगा माइनस Q, देख लीजिए। तो अब इसमें कंजर्वेशन देखिए 3Q माइनस Q 2Q, मतलब कि ऑल इज वेल। अब जैसे कि फिर से हम अगर आपको दें, फिर से आपको दें, चलिए एक कंडक्टिंग प्लेट, दो कितनों लाइन से लगा सकते हैं कंडक्टिंग प्लेट। अब आप आपके लिए चुटकी वाला बात है, अब 3 कंडक्टिंग प्लेट कर दिए, 4 5 6 कितनों कर सकते हैं आप तुरंत बना लीजिएगा, 4 5 6 कितनों कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस पे हम दे दिए आपका, चलिए 5Q 3Q 2Q, एक माइनस में भी दे देते हैं। चलिए चलिए माइनस में कर दिए। अब हम बोले कि फाइनल कितना फेस हो गया यहाँ पे 6 गो, 6 1 2 3 4 5 6। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है चार्ज का ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, तो 6 फेस पे फाइनल चार्जेस आपको लिखना है एकदम चुटकी में। ये सब कंपटीशन के लिए देखिए, थोड़ा सा मजा आ रहा है, ये हम थोड़ा कंपटीशन के लिए बता रहे हैं, इससे बोर्ड में सवाल नहीं आता है, थोड़ा कंपटीशन के लिए भी थोड़ा सा समझिए। तो अब हम बोले फाइनल चार्ज बताओ, तो कुछ नहीं करो, सबको जोड़ दो पहले। तो 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, सही बोले, सही है। अब हो गया आपका 6, 6 को डिवाइड कर दीजिएगा किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3Q और 3Q हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, आगे करिए अपने सब वीडियो पॉज करके। अब ये 3Q आ चुका है, जबकि होना इसका दोनों को जोड़ के कितना चाहिए 5Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे जरूर होगा 2Q, तो यहाँ कितना होगा -2Q, क्यों, क्योंकि इनर फेसिंग सरफेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो अगर यहाँ 2Q है तो गारंटी सामने -2Q होना चाहिए। अब E -2Q है 3Q, तो ये कितना होगा Q कंजर्व, गलती गलती गलती, E कितना होना चाहिए आपका 5Q, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3 होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये -2Q आ गया, तो ये 5Q होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके सामने होगा -5Q, अब ये दोनों को जोड़िए, देखिए सही आ गया। पूरा देखिए जोड़िए, अब ये आमने सामने भी देखिए, इक्वल एंड अपोजिट में देखिए, आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, और ई दोनों को जोड़ के ई आना चाहिए, ई दोनों को जोड़ के ई आना चाहिए, ई दोनों को जोड़ के ई आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखो, फिर ये वाला फॉर्मूला को आउटर मोस्ट पे देखो, और इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट को देखो। तो ये भी एक ट्रिक है, इससे आपका HC वर्मा का जो बताया गॉस लॉ में 24 सवाल है, उसको समझिए 22 23 24 से ये बन गया। बाईस 23 24 बन गया आपका, क्लियर। तो एकदम इजी, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा। अब कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, चलिए पॉज करके इसको नोट करते जाइएगा। आई होप कि सब दिख रहा है आपको, थोड़ा छोटा दिख रहा है हम।
लेकिन बोलते रहते हैं, लगेगा भले छोटा थोड़ा लिख रहे हैं लेकिन सारा चीज बोलते हुए लिखते हैं। तो अगर आराम से वीडियो स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज बोल ही के लिखवा रहे हैं। क्योंकि चलिए मनाइए कि 15 जुलाई से सब ठीक हो जाए, कोचिंग खुल जाए, क्योंकि लग रहा है कि 15 जुलाई को खुल जाएगा कोचिंग। चलिए अब यहां पे देखिए, ये हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम्स, अब जैसे कि एनसीईआरटी का कुछ अभी थोड़ा सा गो थ्रू कर देते हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी में कुछ आंसर्स पीछे बहुत साल से गलत है, और इस बार वाला एनसीईआरटी में हमको नहीं पता, लेकिन हम बता देते हैं। जैसे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स, अब देखिए एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में जैसे कि 24 उल्टा चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, वही पिछले क्लास वाला सिग्मा दिया हुआ है, दो प्लेट है, इस पे सिग्मा इस पे माइनस सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। और सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 17 इंटू 10 टू दी पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आउटर में बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि यहाँ पे ए ऑप्शन में जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मेरा एप्लीकेशन गॉस लॉ का एप्लीकेशन 6 देखे हैं, बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब इक्वल एंड अपोजिट था, स्पेशल केस कराए थे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना आया था 0, तो फर्स्ट आंसर तो ऐसा ही 0 हो गया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। आप देखें गॉस लॉ का एप्लीकेशन 6 आपको डायरेक्ट अभी एग्जाम में लिखना है 0, और यहाँ पे बीच में आया था, याद कीजिए दोनों प्लेट के एक पे सिग्मा, तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन। नोट किए तो कॉपी में देखिए, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब सिग्मा कितना होता है, तो 17 दिया हुआ 10 टू दी पावर -22, और एप्सिलॉन 8.85 10 टू दी पावर -12। तो इसको सॉल्व करके आंसर आपका 1.92 इंटू 10 टू दी पावर -10 आएगा, जो कि आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। तो यहाँ कॉमन सेंस देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ -22 है, आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, -22 है, अभी -12 है तो ऊपर जाएगा तो कट के 10 बचेगा ना, -10 डिवाइड फिर करना है। तो ये देखिएगा थोड़ा सा बच के रहना है। एनसीईआरटी में पीछे हम इसलिए बताए सवाल क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा मिसप्रिंट है पीछे आंसर, और ये आंसर थोड़ा अजीब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जल्दी जल्दी बता देते हैं, कुछ टाइम लगेगा नहीं। बोल रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ओहो इनफाइनाइट लाइन चार्ज याद करो गॉस लॉ का, इस पे लैम्डा था, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा था, इधर भी इन्फिनिटी। ये हो गया गॉस लॉ का हम लोग का एप्लीकेशन 1। अब बोल रहा है कि कितना दूरी भाई पी पॉइंट है, और पॉजिटिव चार्ज है, और लीनियर चार्ज लैम्डा निकालना है, और बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। लैम्डा निकालिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालिए। क्या क्वेश्चन है यार,
अब ई दिया हुआ है इतना, ई का फॉर्मूला बताओ किसको किसका है। एप्लीकेशन 1 देखो कॉपी में, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही है, ई का फॉर्मूला आया था, ठीक है, एक लीनियर चार्ज से, ठीक है, एक इनफाइनाइट स्टेट वायर से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन 1 में लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। अब एक बात आप बताइए, हम अपने से 2 लगा रहे हैं ऐसे, अगर हम अपने से 2 लगा दें ऐसे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया समझ गया ना, इसको यहाँ करेंगे। अपने से 2 ऊपर और नीचे लगा दिया ताकि 4 हो जाएगा। देखो ऐसा इसलिए कि ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ याद है हम लोग को, इसीलिए ऐसा किए। तो 2 लैम्डा को अपने जगह पे छोड़ दो भी। अब इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹, ये RHS अपने जगह पे है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब R दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलेंगे बताओ क्या चीज में, मीटर में। अब यहाँ से काटो, 2 कट गया, ठीक है, 9 भी कट गया। अब E ऊपर जाएगा तो 11 उधर जाएगा -7। लैम्डा यहाँ, ये लैम्डा निकालना है, ये वाला। ये वाला लैम्डा निकालना है, तो 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गया, 24 और 23। देखिएगा पीछे आंसर इसका भी शायद एनसीईआरटी में इसका भी आंसर गलत ही दिया हुआ है पीछे, इसीलिए हम बता रहे हैं कि देखिए ये सवाल, देखिए कोई बच्चा सोच रहा होगा इतना इजी क्यों बता रहे हैं सर। हम इसलिए बता रहे हैं सवाल क्योंकि आंसर आपका आ जाएगा, फिर आप पीछे मिलाइएगा तो पीछे कुछ मिसप्रिंट है, गलत आंसर है, तो आप सोचिएगा आप ही का आंसर नहीं आया जबकि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो यही आंसर है, पीछे आंसर को ना देखें, क्योंकि इसी को अगर हम लोग माइक्रो में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। तो सोचिए ना 0.1, अब माइक्रो में कितना 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, अरे माइक्रो का मतलब, और इसी को 1/10 लिखेंगे फिर 10 ऊपर जाएगा, तो ऐसा ही ना हो जाएगा बाबू। तो उसी आंसर को हम लोग लिखेंगे। अब एनसीईआरटी शायद लिख दिया 1 माइक्रो, तो गलत लिख दिया है, इसीलिए मैं आपको बहुत साल से 23-24 बता देता हूँ ताकि बच्चा अपने आप को गलत ना समझ ले। बुक के गलती के कारण आप सोचिएगा कि हाँ आप ही गलत हैं, वैसा कुछ नहीं है कि आप गलत हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, बोल रहा है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, डायमीटर दिया हुआ है, बोल रहा है कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टर का स्फीयर है और उसका डायमीटर दिया हुआ है आपको d 2.4 मीटर। तो चलिए डायमीटर अगर दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा, आधा 1.2 मीटर, रेडियस हाफ हो जाएगा 1.2 मीटर। आगे बोल रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी आपके हाथ में रखिए, हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ था 80 माइक्रो, माइक्रो माने 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, माइक्रो। सिग्मा भी दिया हुआ भाई, चार्ज ऑन द सरफेस है, ए भगवान कितना आसान है। अब चार्ज अब सब जानता है एज
चलिए पहला है ए। चलिए बताइए सबको, सिग्मा, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई ए, चार्ज बटा एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा का वैल्यू बोलिए 80 इंटू 10⁻⁻6 और एरिया बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? मीटर में दिया हुआ है, बहुत सुंदर, 1.2। सब चीज सही सही। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1.4 10⁻³ कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा ए पार्ट। दूसरा पार्ट बोल रहे हैं टोटल फ्लक्स। ओ माय गॉड, टोटल फ्लक्स इससे कितना निकल रहा होगा? इस क्यू आ चुका है हम लोग का। अब टोटल फ्लक्स, अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो में देखे होंगे। अगर यहाँ ऐसे नहीं, गॉस लॉ तो याद है। अगर हम पूछेंगे आप गॉसियन सरफेस ले लीजिए, अब हमको क्यू चार्ज आ चुका है कि इस पूरे पे चार्ज कितना है क्यू, तो कितना फ्लक्स निकलेगा क्यू चार्ज से? तो सब जानता है यार, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, भीतर का चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ही ना यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू चार्ज हो जाएगा। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू हम लोग का कितना आया था? 1.4 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट कितना बोलिए? 8.85 10⁻⁻12। लिख लीजिएगा अच्छा से। चलिए इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6। सॉल्व करते रहिएगा। 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट याद है? तो ये सब आप थोड़ा रिव्यू करिएगा, ये भी आपका सवाल हो गया। तो ये सब बताते जा रहे हैं ताकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू को रखना है। पहले इसको नोट कीजिए। अब 21, अच्छा एक बार पहले भी आप लोग को बताए थे कि 18-19 का जो आंसर है, अगर वीडियो आप लोग ठीक से देख तो बताए थे कि एक्सचेंज हो गया है। चलिए वीडियो पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए चलिए हो गया। अब देखिए 21 22 हो गया था, 23 24। अब बोल रहा है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फिर से वही कंडक्टर का स्फीयर है और उस पर चार्ज नहीं पता है। अब बोल रहा है कि इसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर को कैसे मत लोगे, मीटर में 100 से डिवाइड कर दिया है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर देखिएगा, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, रेडियस को। तो रेडियस हो गया कैपिटल आर, इस पे चार्ज क्यू अभी हम को नहीं पता है, लेकिन आर 20 सेंटीमीटर के दूरी पे बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर की ओर है। ओहो, अब आप बताइए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स है 20 सेंटीमीटर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। तो बताइए
पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ओहो, देखिए जैसा ही हम देखें ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स है तो जरूर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है और पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। तो ये हो गया बात। अभी हम लोग देखें, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, तो 1.5 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। चलिए, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर बताइए, स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है? ये क्यू बताना है, तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है, अब किसको किसको याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 वही फॉर्मूला है यार, जो पॉइंट चार्ज का था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए भी वही होता है। तो यहाँ पे अब के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू अभी मॉडे हम लोग निकालिए क्यू, के क्यू, समझ गए? अब चलिए ई आर स्क्वायर बाई के, अरे अरेंज करो ना यार। चलो, ई का वैल्यू बोलो 1.5 10 टू दी पावर 3। चलिए आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे है, तो स्क्वायर करके बोलो, तो इसको स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर 100, और -2 का स्क्वायर पावर में -4। चलो के होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 कूलम कांस्टेंट। क्लियर है ना? इसको तो ई तो एकदम आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है 6.67 10 टू दी पावर -9। ठीक है, हाँ सही है। तो अभी देखो ये वाला आपका ऐसे ही चल जा रहा है, पॉइंट हटाओगे ई कटा, 4 कट गया, सही है, 15 महीनों इतना आ जाएगा। लेकिन अब देयरफॉर आंसर एज चार्ज इज नेगेटिव, एज क्यू इज नेगेटिव, देयरफॉर हम लोग का जो क्यू का असली आंसर होगा, तो इस चार्ज का असली आंसर होगा वो -6.67, मतलब मैग्नीट्यूड निकल गया ना दोस्त। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है तो नेगेटिव होगा, तो टोटल चार्ज का सही आंसर क्या होगा? -6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। क्लियर? तो